section will be section 38. Section 38. अब मनी बिल तो अलग है। अब जो बाकी बिल्स होते हैं, जो बाकी हम कानून बनाते हैं या कोई भी नॉर्मल बिल होगी, ऑर्डिनरी बिल होगी, कोई भी और काम करने के लिए, जिसके लिए हाउस बिल आती है, ठीक है। तो बिल जब आती है हाउस में, हाउस क्या करता है, उस पर डिस्कशन करता है, फिर वोटिंग करते हैं, फिर उसको पास करते हैं, ठीक है। जब पास करते हैं फिर दूसरा स्टेप क्या है, जब लेजिस्लेटिव असेंबली से पास हो जाएगा फिर क्या करना है। सेंटर में क्या होता है, कोई बिल आती है हमारे पास, क्या क्या है, लोकसभा, राज्यसभा, ठीक है। बिल आती है वो कहीं भी आ सकती है। फॉर एग्जाम्पल मान लो कोई बिल आई, वो लोकसभा में आई, इन्होंने क्या की, पास, फिर क्या होगा उसके साथ, वो जाएगी राज्यसभा में, राज्यसभा क्या करेगी, पास, फिर कहां जाएगी, प्रेसिडेंट के पास, ये क्या करेगा, एसेंट देगा। अब स्टेट पे, स्टेट पे यूटी पे, ठीक है, इस पे आता है। यहाँ पे हमारे पास एक ही हाउस है, वो कौन सा, लेजिस्लेटिव असेंबली। इन्होंने बिल लाई, उस पर डिस्कशन किया और बिल को किया पास। पास के बाद कहां जाएगी, अब यहाँ पे ऑप्शन क्या है, हेड ऑफ द कौन है, यहाँ पे एलजी है, तो दैट विल वेंट टू एलजी। इस केस में प्रेसिडेंट के पास क्या क्या चॉइसेस होते थे, जब प्रेसिडेंट के पास लास्ट में बिल जाती थी, प्रेसिडेंट के पास क्या क्या चॉइसेस होते थे, और रिकंसिडरेशन और विद होल्ड करेगा। यहां पे ऑप्शंस क्या होते थे किसके पास, प्रेसिडेंट के पास, या तो सिंपली एसेंट देगा अपना, उठा के साइन करेगा, बात खत्म, या तो वो विद होल्ड करेगा, यानी कि साइन नहीं करेगा, उसको ऐसे ही रखेगा, ठीक है। या तीसरा वो क्या कर सकता है, वो वापस भेज सकता है बिल, कहां, हाउस को, यानी कि हाउस को, इन हाउस को वापस भेज सकता है। अगर प्रेसिडेंट को लगा कि इस बिल में थोड़ी मॉडिफिकेशंस होनी चाहिए या कुछ गलती है इस बिल में, तो वापस भेजेगा किसको, हाउस को, किसके लिए, रिकंसिडरेशन के लिए, यानी कि प्रेसिडेंट को बोलेगा कि इन पॉइंट्स पर रिकंसिडर किया जाए, इनमें चेंज ला सकते हैं, ठीक है। तो फिर हाउस की मर्जी, अगर वो चेंज लाना चाहेंगे तो लाएंगे, नहीं लाना चाहते वो वापस भेजेंगे प्रेसिडेंट के पास। प्रेसिडेंट को दूसरी बार साइन करना ही करना है, उसमें अब जो भी लिखा है, प्रेसिडेंट इज नो वन टू पॉइंट आउट दैट ही हैज टू गिव हिज एसेंट, यानी कि एक बार भेज सकता है प्रेसिडेंट वापस। अब यहां पे क्या होता है, एलजी, इसके पास भी क्या क्या ऑप्शन है, यही सेम, या तो सिंपली क्या करेगा, एसेंट देगा, या दूसरा ऑप्शन क्या है, विथ होल्ड। लेकिन इसमें एक्सेप्शन है विथ होल्ड में, एक्सेप्ट मनी बिल। एक्सेप्ट मनी बिल क्यों कहा मैंने, वाई एक्सेप्ट मनी बिल, विद होल्ड मतलब वो रोक सकता है साइन को, साइन नहीं करेगा बिल पे, जब तक वो साइन नहीं करेगा वो तब तक इंप्लीमेंट होगा भी नहीं, यानी कि एक्ट नहीं बनेगा इस बिल का। लेकिन मैं अगर एक्सेप्शन यहां कह रहा हूं मनी बिल, ये मैंने क्यों बोला, क्योंकि मनी बिल हमने इससे पहले ही सीखा कि वो ऑन द रिकमेंडेशन ऑफ एलजी आया है। तो ऐसा हो सकता है मैं खुद रिकमेंड करूं पहले, फिर उस पर साइन ना करूं। जब मैं ही रिकमेंड पहले कर चुका हूं मनी बिल को, तो दैट मींस मैं साइन करूंगा ही करूंगा एंड पे। तो इसीलिए यहां पे एक्सेप्शन विद होल्ड, लेकिन एक्सेप्ट मनी बिल। या तो वो क्या करेगा, रिकंसिडरेशन के लिए भेजेगा किसको, वापस बिल को, कहां भेजेगा, लेजिस्लेटिव असेंबली में, कि आप फिर से इस पे इन पॉइंट्स पे देख लो, देयर कैन बी, यू कैन से दैट इंप्रूवमेंट्स ऑन दोस पॉइंट्स, ठीक है। ये तीन ऑप्शंस, लेकिन इसके पास एक और एक्स्ट्रा ऑप्शन होता है। यहां पे हमने देखे तीन ऑप्शंस हैं, लेकिन ही हैज वन मोर एक्स्ट्रा ऑप्शन, और वो एक्स्ट्रा ऑप्शन क्या है, दैट ही कैन रिजर्व दिस बिल फॉर प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया, यानी कि वो रिजर्व करेगा इस बिल को कि मैं बिल भेजूंगा किसको, प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया को, वो पढ़ के बताएंगे आप, ठीक है। सो ही हैव वन मोर एक्स्ट्रा चॉइस विथ रिस्पेक्ट टू द बिल, क्लियर है। सो यही इसमें लिखा है इन सेक्शन 38, राइट इट डाउन। कोई बिल आई, ठीक है, या तो सिंपली जब वो पास होगी लेजिस्लेटिव असेंबली से, या तो सिंपली गवर्नर साइन कर देगा, लेफ्टिनेंट गवर्नर, ठीक है। विद होल्ड मतलब कोई बिल इसको रोकनी है, उसको इस पे नहीं करना है सिग्नेचर, ठीक है, वो विद होल्ड करता है उसको, जिसको हम पॉकेट वीटो कहते हैं इन टर्म्स ऑफ पॉलिटिकल लैंग्वेज। वीटो मतलब कि रोकना, ठीक है। पॉकेट मतलब पॉकेट में खो गई, डी पॉकेट, विद होल्ड मतलब बिल मिल ही रही है अब। तो ऐसा भी कभी होता है कि गवर्नर या एलजी या गवर्नर, नॉर्मल से गवर्नर, वो उस बिल पे साइन करता ही नहीं, उसको विद होल्ड करता है, रोकता है, साइन नहीं करता है काफी लंबे टाइम तक, ठीक है। हाँ, फिर अगर असेंबली ने कहा बहुत टाइम के बाद नहीं जी उस बिल को लाओ, या फिर से उस असेंबली ने वही वापस बिल लाई और वो भेजा, ठीक है, तो कल को अगर उस बिल से कोई समाज में प्रॉब्लम हो गई, तो कम से कम गवर्नर के पास बोलने के लिए है कि मैंने तो पॉकेट वीटो लगाया था बिल पे, ठीक है। तो उन्होंने लाया, मेरे पास इसके आगे पावर नहीं थे, क्योंकि कल को जब सवाल पूछते हैं, सवाल सबसे पूछते हैं, सवाल सरकार पे उठेंगे, सवाल गवर्नर पे भी उठेंगे कि आपने कैसे साइन किया, वो तब बोल सकता है कि मेरे पास जो ऑप्शन रखे गए हैं मैंने उनका यूज किया, मैंने विद होल्ड किया था सिग्नेचर। तो वही होता है साइन को रोकना, उस बिल पे सिग्नेचर नहीं करना, दैट इज विद होल्ड। लेकिन एक्सेप्ट यहां मैंने क्या बताया आपको, मनी बिल, क्योंकि मनी बिल किसके रिकमेंडेशन से आया था, इसी एलजी की रिकमेंडेशन से, तो सवाल नहीं बनता है कोई कि वो इस बिल पे क्या करेगा, विद होल्ड करेगा, ठीक है। सो वी लाइक इन दिस सेक्शन 38, it provides for the assent to the bill. It provides for the assent to the bill by Lieutenant Governor, या by short में लिखा LG, by LG, by LG, passed from Legislative Assembly, passed from the Legislative Assembly, where he
he can, number one, ऐसा points में लिखेंगे, number one, give his assent, number one, give his assent, number two, give his assent, ASSENT, give his assent, number two, withhold the assent, withhold the assent, होल्ड ही कर सकता है फॉर लॉन्ग टाइम। अब हाउस के पास क्या ऑप्शन है कि वो उसी बिल को वापस दोबारा भेजते हैं, नई बिल बना के। नंबर टू, विद होल्ड द एसेंट। नंबर थ्री, रिटर्न द बिल फॉर रिकंसिडरेशन। नंबर थ्री, रिटर्न द बिल फॉर रिकंसिडरेशन ऑफ लेजिस्लेटिव असेंबली। नंबर थ्री, रिटर्न द बिल फॉर रिकंसिडरेशन ऑफ लेजिस्लेटिव असेंबली। हाँ, उसमें आप लिखो एक्सेप्ट माई बिल। क्या लिखा हमने तीसरा, रिटर्न द बिल फॉर रिकंसिडरेशन ऑफ लेजिस्लेटिव असेंबली। एंड फोर्थ विल बी रिजर्व द बिल फॉर द रिकंसिडरेशन ऑफ द प्रेसिडेंट। रिजर्व द बिल फॉर द रिकंसिडरेशन ऑफ द प्रेसिडेंट। रिजर्व द बिल फॉर द रिकंसिडरेशन ऑफ द प्रेसिडेंट। अब ये कब होता है रिजर्व प्रेसिडेंट पे, जब एलजी को लगता है ना कि कोई बिल ऐसी है जिसमें कहीं ना कहीं पे दिस खतरा है सॉवरेनिटी को या इंटीग्रिटी को खतरा है, कुछ ऐसा स्टेट करना चाह रही है, तो गवर्नर को भी पता है अगर मैं इसको रिकंसिडरेशन के लिए भेजूंगा वापस हाउस में तो वापस भेज सकता है, दूसरी बार मेरे पास चॉइस नहीं होगी, फिर मुझे साइन करना ही पड़ेगा इस बिल पे। तो वो ऐसे बिल को जल्दी करता है रिजर्व किसके लिए, प्रेसिडेंट के लिए, क्योंकि प्रेसिडेंट के पास ऐसा कुछ नहीं है। प्रेसिडेंट या तो ऐसी बिल पे साइन देगा या नहीं देगा, या तो वापस भेजेगा। बट प्रेसिडेंट को ऐसा नहीं है कि जब फिर से लेजिस्लेटिव असेंबली वो बिल बनाएगी तो प्रेसिडेंट इज बाउंड बाय सिग्नेचर, ऐसा नहीं है। इसीलिए ऐसी बिल को प्रेसिडेंट के लिए रिजर्व करते हैं कौन, गवर्नर, टू मेक दैट टू प्ले सेफ। ठीक है, अपने लिए रास्ता रखते हैं वो। तो ये फोर्थ ऑप्शन है किसके पास, एलजी के पास। कहां पे, जेएनके यूटी में। हाँ, यहाँ पे नहीं, अब आगे हम वही देखने वाले कि प्रेसिडेंट के पास क्या क्या ऑप्शन है। मान लो अब यही बिल, ये ऑप्शन, मान लो कोई बिल आई एलजी के पास, उसने अब ये वाला ऑप्शन चुना, कौन सा, उसने इस बिल को रिजर्व रखा किसके लिए, प्रेसिडेंट के लिए, यानी कि उसने उस बिल को किसके पास भेजा, प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया के पास। नेक्स्ट सेक्शन इसी के बारे में लिखता है कि प्रेसिडेंट उस बिल के साथ क्या क्या कर सकता है। सो नेक्स्ट सेक्शन इज सेक्शन 39। सेक्शन 39। अभी तक हमने ये सीखा कि बिल के साथ लेफ्टिनेंट गवर्नर क्या क्या कर सकता है। हमने चार चीजें सीखी है, या तो सिंपली साइन अपना करेगा बिल पे, या तो विद होल्ड करेगा, या तो वापस भेजेगा हाउस को, लेजिस्लेटिव असेंबली को, इसको रिकंसिडर किया जाए, या चौथा ऑप्शन क्या है, या तो भेजेगा इस बिल को किसके पास, प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया के पास। और अगर ऐसा हुआ कि कोई बिल उसने भेजी किसको, प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया को, तो प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया के पास क्या क्या चॉइसेस है, वो ये वाला सेक्शन लिखता है। या तो अपना क्या देगा, या तो अपना सिग्नेचर देगा उस पर, तो बिल पास हो जाएगी, यानी कि एक्ट बनेगा, या तो क्या करेगा, विथ होल्ड, या तो भेजेगा वापस, रिटर्न बैक टू लेजिस्लेटिव असेंबली। ये तीन ऑप्शन किसके पास, प्रेसिडेंट के पास, ऐसी बिल पे एक्ट करने के लिए जो एलजी रेफर करेगा किसको, प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया को। ठीक है, तो यहां पे जो है कि मान लो रिटर्न उसने की लेजिस्लेटिव असेंबली, लेजिस्लेटिव असेंबली ने फिर से ही वापस बिल लाई पास की और फिर से भेजेगी प्रेसिडेंट के पास। प्रेसिडेंट को ऐसा नहीं, वो बाउंड नहीं है इस पे साइन करने के लिए, वो वापस इस पे कर नहीं सकता साइन, वो वापस भेज सकता है। लेकिन ऐसा अगर एलजी के साथ हो गया, अगर कोई बिल ऐसी थी लेजिस्लेटिव असेंबली ने वापस भेजी एलजी को, तो एलजी के पास दूसरी बार चॉइस नहीं है, उसको साइन करना ही करना है। मान लो मैं एक और बार समझा रहा हूं, हमने चार ऑप्शंस देखे थे बिल के साथ जो एलजी कर सकता है, क्या क्या, या साइन देगा या विद होल्ड करेगा। तीसरा ऑप्शन क्या था, या तो वो रिटर्न करेगा किसको, रिटर्न टू लेजिस्लेटिव असेंबली। कौन, किसकी बात कर रहा हूं मैं, एलजी की बात कर रहा हूं। अगर उसने ये वाला ऑप्शन चुना, उसने भेजी वापस बिल कहां, लेजिस्लेटिव असेंबली, उस असेंबली ने उसको वापस भेजा वैसी, उसने चेंज लाई नहीं, उसने वैसी वापस भेजा किसको, एलजी को साइन करना ही करना है। इस बार एलजी के पास कोई बहाना नहीं है। अब अगर इस बिल पे कुछ भी लिखा होगा, ही हैज टू साइन दैट बिल। नहीं, बिल्कुल नहीं, ही हैज टू साइन। ठीक है, तो अगर चौथा ऑप्शन चुना तो उसको पहली देखना है ना कि इस बिल में ऐसा है। ठीक है, तो अगर उसने पहली चौथा ऑप्शन चुना, किसने, एलजी ने, उसने पहली कहां भेजी, प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया के पास, तो प्रेसिडेंट के पास ये चॉइसेस है। लेकिन अगर प्रेसिडेंट को वापस भेजी लेजिस्लेटिव असेंबली ने, उसको वो दूसरी बार भी बाउंड नहीं है। अगर 10 बार भी प्रेसिडेंट के पास से बिल जाएगी, प्रेसिडेंट इज नॉट बाउंड टू गिव हिज एसेंट। प्रेसिडेंट 10 बार वापस भेज सकता है। समझ आपको, तो लिखेंगे आप सेक्शन 39 में, सेक्शन 39। President can either give his assent. President can either give his assent. Can either give his assent or withhold his assent. Assent मतलब signature. Or withhold his assent. Or he can return the bill to Legislative Assembly. Or he can return the bill to Legislative Assembly of JKUT.
or he can return the bill to the Legislative Assembly of JKUT. नहीं रिटर्न करता है, रिकंसिडरेशन क्यों नहीं, रिटर्न बस, सिंपली रिटर्न। इसके बाद नेक्स्ट सेक्शन इज सेक्शन 41। सेक्शन 41 क्या कहता है कि जो एलजी है वो हाउस के सामने, यानी कि हाउस मतलब लेजिस्लेटिव असेंबली ऑफ जेकेयूटी, उसके सामने वो बजट लाएगा, ठीक है। लेकिन बजट वर्ड यूज नहीं होता, इट्स टर्म्ड एज एनुअल फाइनेंशियल स्टेटमेंट। बजट क्या होता है, चलो आप बताओ। बजट सुना होगा ना बहुत बार आपने, सुना है या नहीं सुना? बताओ क्या होता है। बिल्स कौन सी बिल्स? अब देखो हमारा क्या, फॉर एग्जांपल हम भी ऐसे ही करते हैं, बजट हम भी अपने लिए बनाते हैं, कॉमन पीपल, कॉमन मैन। अब हम मंथली बजट बनाते हैं, हमें पता होती है कि पैसा कहाँ से आएगा हमारा और हमें कहाँ कहाँ पे खर्च करना है। इन दोनों चीज़ों को मिला के बजट कहते हैं। पैसा आ कहाँ से रहा है और पैसा बेचना कहाँ है, यानी कि किस किस चीज़ में खर्च करना है। तो आपके प्लान्स होते हैं ना, पॉकेट मनी मिलती होगी आपको फॉर एग्जांपल, तो आपको पता है कि डैड विल गिव 10,000 व्हाटएवर द पॉकेट मनी इज, सो यू नो द सोर्स कि इस डेट तक 10,000 रुपये आ जाएंगे। तो आपका क्या रेवेन्यू है, रेवेन्यू मतलब जो आपका आ रहा है पैसा। फिर आपने पहले ही प्लान बना के, बजट आपने पहले दिमाग में बना के रखा होता है कि मुझे कहाँ कहाँ कितना खर्च करना है। तो वैसे ही गवर्नमेंट करती है, चाहे वो सेंटर में हो, चाहे वो स्टेट में हो, चाहे वो यूटी में हो, ठीक है। उस चीज को कहते हैं बजट, ऐसी स्टेटमेंट। अब आप दिमाग में बनाते हो क्योंकि आपके पास मंथली 10,000 होता है, तो दिमाग में बन जाता है। सोचो आपको 2 लाख रुपए मिल रहे होते हैं, क्या आप दिमाग में बनाते? आप लिखते फिर चीजों को प्रॉपर्ली, आप मेंटेन करते कि मुझे 2 लाख में से कहाँ कहाँ एक्सपेंडिचर करना है, ठीक है। तो वैसे ही सरकार के पास बहुत पैसा होता है, वो उसकी स्टेटमेंट बनाते हैं, यानी कि लिखते हैं उन चीजों को कि पैसा कहां कहां से आएगा और पैसा कहां कहां में खर्च करना है। इनको मिला के बोलते हैं इन दोनों चीजों को बजट, ठीक है। या बजट वर्ड यूज नहीं हुआ, इट्स एक्चुअली टर्म्ड एज एनुअल फाइनेंशियल स्टेटमेंट। ये बजट लाना होता है हाउस के सामने, क्योंकि एमएलएज वहां पे होते हैं, मिनिस्टर्स हाउस में बैठे होते हैं, तो उनको बताना है कि सरकार जो है ये क्या क्या, इनको पैसे कहां से आ रहे हैं सरकार के पास और सरकार कहां कहां खर्च कर रही है। तो दोनों एस्पेक्ट्स होते हैं, आना और पैसे का खर्च होना। तो उसे कहते हैं एनुअल फाइनेंशियल स्टेटमेंट। ये हाउस के सामने कौन लाएगा, कौन रखेगा? लेफ्टिनेंट गवर्नर, एलजी रखेगा। बनाता कौन है ये बजट? ये कौन बनाएगा? कौन बनाएगा बजट? फाइनेंस मिनिस्टर। फाइनेंस मिनिस्टर इज रिस्पॉन्सिबल फॉर एक्चुअली प्रिपरेशन ऑफ बजट, ठीक है। उसकी पूरी टीम, मिनिस्ट्री की पूरी टीम होती है, इट्स एक्चुअली देयर वर्क टू प्रिपेयर द बजट, क्योंकि उन्हीं को पता होता है कि हमें कहां कहां पे पैसा खर्च करना है, ठीक है ना। तो वो तैयार करते बजट, हाउस के सामने कौन रखेगा? एलजी रखेगा, ठीक है। सो राइट इन दिस सेक्शन 41 एलजी। It mentions that annual financial statement, it mentions तब तो बहुत चेंज होंगी। स्टेट रोड में तो बहुत डिफरेंट प्रोविजन चलते हैं। हाँ आप कुछ पूछ रहे थे? हाँ बिल्कुल, वो रिकमेंडेशन तो सो विल राइट दिस, क्या लिखा आपने? इट मेंशंस दैट एनुअल फाइनेंशियल स्टेटमेंट इन ब्रैकेट्स विल मेंशन बजट। इसी को कहते हैं बजट, एनुअल फाइनेंशियल स्टेटमेंट इन ब्रैकेट्स बजट, टू बी लेड डाउन बाय एलजी, बिफोर लेजिस्लेटिव असेंबली ऑफ जेकेयूटी। Before Legislative Assembly of JKUT. इसके बाद नेक्स्ट सेक्शन डायरेक्टली हम जाएंगे 47 पे। सेक्शन 47 किस प्रोसेस? नहीं उसका इसमें क्या पार्ट है, ऐसा कुछ नहीं है। वो फाइनेंस मिनिस्ट्री क्यों देखते हैं? क्योंकि दे नो दैट हमें कहाँ कहाँ पैसा चाहिए, हेल्थ सेक्टर में कितना खर्च करना है, एजुकेशन सेक्टर में कितना खर्च करना है, सोशल वेलफेयर में कितना खर्च करना है। तो दे नो दीज थिंग्स, क्योंकि और वो मिनिस्ट्री असल में मिलकर बनाते हैं। जैसे फाइनेंस मिनिस्टर तैयार करता है, लेट इट बी कि मैं फाइनेंस मिनिस्टर हूँ, मेरे पास 5-6 मिनिस्टर है, ये हेल्थ मिनिस्टर है, वो एजुकेशन मिनिस्टर है, ये कोई और मिनिस्टर है, ठीक है। तो मैं क्या करता हूँ, मैं इनको बुलाऊंगा, बताओ जी हेल्थ में क्या कितना पैसा चाहिए इस साल के लिए। ये बताएंगे कि मुझे 10 प्राइमरी हेल्थ सेंटर्स बनाने हैं, मुझे 2-3 हॉस्पिटल्स बनाने हैं, सो आई विल टेक 10 करोड़ फॉर दिस ईयर। तो मैं लिखूंगा उस पर कि आर हेल्थ सेक्टर नीड्स 10 करोड़ रुपीज, एक्सपेंडिचर ये है, ठीक है। ऐसे ही मैं एजुकेशन मिनिस्टर को बोलूंगा, हाँ जी बताओ क्या प्लान है आपका। तो उसने भी प्लान बनाया होगा ना कि मुझे इस साल में क्या करना है। मिनिस्टर किस लिए बनाया फिर उसको?
तो ये भी बताएंगे कि फलानी जगह पे स्कूल बनाना है, वहां पे कॉलेज बनाना है, तो आई विल ऑल्सो टेक 10 करोड़ रुपीज, तो मैं लिखूंगा उस पर, तो वही बजट तैयार होता है। समझ गया? ठीक है। तो नेक्स्ट है सेक्शन 47 क्या कहता है? ये ऑफिशियल लैंग्वेज के बारे में कहता है कि JKUT में ऑफिशियल लैंग्वेज जो है वो अडॉप्ट कर सकते हैं वन और मोर ऑफिशियल लैंग्वेज फॉर द लेजिस्लेटिव असेंबली एज वेल एज जो ऑफिशियल फंक्शन होंगे JNK-UT में, तो लेजिस्लेटिव असेंबली अडॉप्ट कर सकती है एक या एक से ज्यादा ऑफिशियल लैंग्वेज। समझ लो, तो इनको ऑर्डर दिया गया था, इसी सेक्शन में लिखा गया था। चलो मैं इसको बाद में बताता हूं, पहले मैं ऑफिशियल लैंग्वेज की बात करता हूं कि ऑफिशियल लैंग्वेज जो JNK में थे एक्चुअली पहले, बिफोर दिस हैपेंड दिस आर्टिकल एंड 2019 वाला एपिसोड, पहले कितने ऑफिशियल लैंग्वेज थे? 3 ऑफिशियल लैंग्वेज थे, 3 ही 2 शायद, कितने थे? हाँ 2 थे, 2 ऑफिशियल लैंग्वेज हियर, वन वाज इंग्लिश, अदर वाज उर्दू। ये 2 ऑफिशियल लैंग्वेज थे कश्मीर। ऑफिशियल लैंग्वेज का मतलब क्या है कि हर कोई ऑफिशियल फंक्शन उस लैंग्वेज में फिर कैरी आउट कर सकते हैं, या लेजिस्लेटिव असेंबली में कुछ बोलना है, आप देखते हो कि असेंबली में सब बोलते हैं, उनको वक्त मिलता है कि हाँ जी आप बोलिए, फिर सब अपना वो स्पीच देते हैं, तो वहां पे इंग्लिश में बोल सकते हैं या तो उर्दू में बोल सकते हैं। ये 2 ऑफिशियल लैंग्वेज थी, लेकिन फिर क्या हो गया इसमें और 3, जब ये यूटी बन गया तो आगे चल के फिर इसमें और 3 ऑफिशियल लैंग्वेज ऐड होगी। वो 2020 में शायद हो गई थी, 2019 में नहीं, 1 साल के बाद फिर 3 ऑफिशियल लैंग्वेज और ऐड होगी इसमें। ये कौन कौन से थे? कश्मीरी, तो पहले थे इंग्लिश, अभी आप लिखेंगे नहीं, जस्ट वॉच, उर्दू, ये 2 पहले थे, इसी में फिर 3 नए ऐड हो गए। कौन कौन सा? कश्मीरी, वो तो पहली है ना, डोगरी, हिंदी, तो ये 3 नए जोड़े गए। ठीक है, तो नाउ ऑफिशियल लैंग्वेज कितनी है JNK-UT में? 5 ऑफिशियल लैंग्वेज आर देयर। ठीक है, सो राइट इन दिस सेक्शन 47, Legislative Assembly of JNK Legislative Assembly of JNK may adopt one or more official language, may adopt one or more official language for JNK-UT. लिखा है सबने? नेक्स्ट इज सेक्शन 52। सेक्शन 52 क्या बोलता है? अब देखो, हमने अभी तक सीखा कि लेजिस्लेटिव असेंबली है जिनका काम क्या है? कानून बनाना, लॉज बनाना JNK-UT के लिए। ठीक है, ऐसे ही सेंटर में क्या है? लोकसभा, राज्यसभा, उनका भी सेम यही काम है, वो भी लॉज बनाते हैं। किसके लिए? पूरे इंडिया के लिए बनाते हैं। ठीक है, तो लास्ट में प्रेसिडेंट साइन करता है और वो एक्ट बन जाता है, मतलब कोई कानून अगर लाया तो वो बन जाता है। फिर अब मानो कि अब हाउस लॉ कब बनेगा? जब लोग मिलेंगे आपस में। कौन लोग? मिनिस्टर्स नहीं, कौन लोग? लॉ कब बनेगा? जब मिलेंगे आपस में लोग। कौन? MLAs। अगर यहाँ की बात करूँ MLAs, लेट्स इसका सेंटर वाला एस्पेक्ट, मैं सेंटर की बात करूंगा, यहाँ को भूल जाते हैं अभी JNK का। हम सेंटर की बात करते हैं, लोकसभा और राज्यसभा, वहां कौन बैठते हैं? MPs। ठीक है, उनका काम क्या है? कानून बनाना। कानून तभी बनेगा जब वो मिलेंगे, सेशन करेंगे, बैठेंगे वहां पे, फिर उस पर डिस्कस करेंगे, तभी तो कानून बनेगा। लेकिन ऐसा थोड़ी कि पूरे साल वो हर रोज आते हैं हाउस में सेशन करने के लिए, मीटिंग्स करने के लिए। ठीक है, क्योंकि उनको अपने एरियाज में भी सर्व करना होता है। MP अगर कहीं से बना हुआ है, MP अगर यहाँ से कोई है नॉर्थ कश्मीर से, सेंट्रल कश्मीर से, तो उसको यहाँ भी काम करना है ना। वो थोड़ा पूरी साल दिल्ली में रहेगा, वहां पे फिर हर रोज जाता है वो लोकसभा में, ही हैज टू बी हियर आल्सो। तो साल में 3 सेशंस होते हैं, एक साल में 3 सेशन होते हैं, जब उनको जाना पड़ता है दिल्ली। हर एक MP को, पूरे हिंदुस्तान से जितने भी MPs है वो जाते हैं दिल्ली उस टाइम पे, और हर रोज उनको कहाँ जाना पड़ता है? जो भी जिस भी हाउस का मेंबर है, लोकसभा का मेंबर है तो वहां जाएगा, राज्यसभा का है तो वहीं जाएगा वो। ठीक है, तो ये 3 सेशन कौन कौन से होते हैं? तो सबसे पहला सेशन जो साल का होता है वो कौन सा होता है? बजट सेशन। ठीक है, बजट सेशन होता है, तो वो भी 2 ढाई मंथ्स का होता है, इनके 2 ढाई मंथ्स वहां पे रहना पड़ता है। फिर 2 मंथ्स का ब्रेक होता है बीच में, उन 2 मंथ्स में वापस अपने एरियाज में आते हैं। कौन? MPs की बात कर रहा हूं, अपने एरियाज में काम करने के लिए। फिर से दूसरा सेशन शुरू हो जाता है, जिसे हम कहते हैं मॉनसून सेशन। ठीक है, जो जून जुलाई फिर से 2 महीने चलेगा, 2 महीने वहां जाना पड़ता है MPs को। फिर से ब्रेक होती है, 1.5 से 2 महीने की ब्रेक होती है, आते वापस अपने एरियाज में काम करने के लिए। फिर तीसरा सेशन होता है कौन सा? विंटर सेशन। तो वो भी फिर से वही 2 ढाई मंथ्स का सेशन होता है। तो यानी कि बीच में जो ब्रेक्स, 2 ढाई मंथ्स की ब्रेक्स है, तब थोड़ी कानून बन पाएगा। क्यों नहीं बन पाएगा? क्योंकि वहां पे वो नहीं है। कानून तभी बनेगा जब वो वहां पे होंगे। अब सोचो, इन्हीं ब्रेक के टाइम पे, जब ये ब्रेक बीच में चल रही है, कुछ मुल्क में ऐसा हो गया जिससे बहुत ही हालात खराब हो गए और जल्द से जल्द आपको एक नया लॉ चाहिए उसके लिए। ठीक है, मान लो फॉर एग्जांपल मुल्क में रेप एंड मर्डर केसेस बढ़ गए, ठीक है, काफी ज्यादा बढ़ रहे हैं, तो इसके लिए कुछ इमीडिएटली नया कानून लाना है। लेकिन कानून कब बनेगा? जब हाउस सेशन में होगा। मान लो ये वो टाइम है, ब्रेक वाला टाइम है, ठीक है, तो लॉ बन नहीं पाएगा। तो इस टाइम पे क्या ऑप्शन है? फिर हम कैसे कानून को ला सकते हैं इमीडिएटली, ताकि ये रेप एंड मर्डर्स रुक जाए। एग्जांपल बना रहा हूं मैं, रेप एंड मर्डर केसेस। ठीक है, मान लो कि फॉर एग्जांपल रेप एंड मर्डर केस की सजा जो थी वो क्या थी? वो लाइफ इंप्रिजनमेंट थी। जिसने रेप एंड मर्डर किया उसको क्या उम्र भर जेल में डाल देंगे। अब इंडिया का माइंड सेटअप जो है, यहाँ पे क्रिमिनल जो है वो जानबूझ के ऐसी हरकतें करते हैं ताकि वहां पे 2 वक्त का खाना, रोटी वोटी मिल जाए। ठीक है, तो वो जानबूझ के क्राइम करते हैं क्योंकि वहां पे सिक्योरिटी ऑफ फूड मिल रही है उनको, और आराम से वहां बैठे, वो भी बैठे बैठे वहां मिल रहा है। तो मान लो अब ये कल्चर बढ़ता गया, रेप एंड मर्डर्स बढ़ते गए। अब
ये जो हिंदुस्तान है वो सोचता है कि हमें जल्दी से लॉ लाना चाहिए, इसके लिए हमें जो नई सजा है वो हम फांसी की सजा रखेंगे, और इमीडिएटली चाहिए आपको कानून कि जो भी आज के बाद रेप एंड मर्डर करेगा विल बी हैंग टिल डेथ। लेकिन हाउस सेशन में है ही नहीं, ये कानून कौन बनाएगा? इस टाइम पे ऑप्शन क्या होता है? प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया। इस टाइम पे कानून कौन बनाएगा? प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया बनाएगा। और ऐसे कानून को क्या कहा जाता है? क्या कहते हैं इसको? ऑर्डिनेंस। यही होता है ऑर्डिनेंस मेकिंग पावर ऑफ प्रेसिडेंट। ऑर्डिनेंस एक ऐसा कानून है जो उस टाइम पे बनता है जब हाउस सेशन में नहीं होते हैं, ये इमरजेंसी पर्पस के लिए यूज होता है। उस टाइम पे प्रेसिडेंट खुद से ही कानून बनाएगा इस चीज की, जो हमारी एग्जांपल थी, तो जल्दी से कानून खुद बनवाएगा और उसको लागू करवाएंगे। लेकिन ऐसे कानून को क्या बोलते हैं? ऑर्डिनेंस। ये कौन लाता है? प्रेसिडेंट। सेम इसी तरीके से जेएनके का जो एलजी होगा, ही आल्सो हैव द ऑर्डिनेंस मेकिंग पावर। ठीक है, जब भी कोई इमरजेंसी सिचुएशन होगी और लेजिस्लेटिव असेंबली ऑफ जेएनके सेशन में नहीं होगी, उस टाइम के लिए अगर कानून आपको चाहिए तो वो कौन बनाएगा? लेफ्टिनेंट गवर्नर। लेकिन मान लो कि हम जो एग्जांपल डिस्कस कर रहे थे, प्रेसिडेंट ने कानून बनाया, फॉर एग्जांपल वी आर इन द मंथ ऑफ मई, अभी हाउस नहीं चल रहा है, लोकसभा राज्यसभा नहीं चल रहा है, आज ही कुछ हो गया ऐसा कि कानून बनाना पड़ा। वही नया कानून किसने बनाया? प्रेसिडेंट, इन द फॉर्म ऑफ ऑर्डिनेंस। तो हाउस को वापस मिलना है मॉनसून सेशन के लिए, लेट इट बी वो जून में मिलते हैं, ठीक है, या नेक्स्ट जुलाई, मान लो कि वो जुलाई में मिलते हैं वापस, हाउस का सेशन जुलाई में वापस शुरू होगा, तो जुलाई में हाउस वापस आ गया। हाउस मतलब कौन? लोकसभा और राज्यसभा, ये दो हाउसेस। तो जो ही वो वापस आएंगे, सेशन जब शुरू होगा नया, तो 6 हफ्तों के अंदर अंदर वो सेम ऑर्डिनेंस जो कानून बनाया था प्रेसिडेंट ने, वो रखना है किसके सामने? हाउस के सामने। वो पास करने चाहिए विद इन 6 वीक्स। 6 वीक्स मतलब क्या होता है? 1.5 महीने के अंदर अंदर। अगर 6 वीक्स तक इसको वहां पे नहीं लाएगा तो ये ऑटोमेटिकली ये कानून जो है क्या हो जाएगा? खत्म हो जाएगा। अगर लाया तो अगर हाउस ने इसको पास किया, हाँ जी ठीक है, अगर ओके विद दिस लॉ, तो ये कंटिन्यू रहेगा। अगर हाउस ने इसको पास नहीं किया तो ये लॉ वहीं पे खत्म हो जाएगा। दैट मींस एक ऑर्डिनेंस की लाइफ कितनी होती है? अप टू 6 मंथ्स व्हेन असेंबली गेट्स बैक इनटू द सेशन। क्लियर हो गया है? फिर से बताओ कब तक? तब तक तो होगा ही होगा, इमीडिएट तो तभी लॉ लाना था ना हमें वो। हाँ, कंटिन्यू करने के लिए क्या होता है, जब हाउस सेशन में वापस आएगा तो आपको हाउस के सामने रखना है विद इन 6 वीक्स, यानी कि 6 वीक्स के अंदर अंदर रखना भी है उनके सामने और पास भी करने चाहिए। अगर मान लो जानबूझ के रखा ही नहीं उनके सामने, कि हाउस के सामने रखा ही नहीं, तो ऑटोमेटिकली 6 वीक्स के बाद ये लॉ क्या हो जाता है? इट विल कैंसिल आउट। ठीक है, समझ आया? फिर से बताऊं? हाँ जी, आप दोनों को क्लियर हो गया? लिखो Section 52. It provides for the ordinance making ब्रैकेट्स में वहीं पे लिखो क्या होता है ये? लॉ फॉर्मुलेटेड एट द टाइम ऑफ, इन ब्रैकेट्स विल मेंशन, ऑर्डिनेंस का मतलब क्या होता है? लॉ फॉर्मुलेटेड एट द टाइम ऑफ इमरजेंसी, लॉ फॉर्मुलेटेड एट द टाइम ऑफ इमरजेंसी, when the houses are not in session. When the houses are not in session. क्या लिखा आपने? It provides for the ordinance making, in brackets, law formula at the time of emergency when the house are in session. उसके बाद ब्रैकेट्स के बाद making power, ब्रैकेट्स के बाद लिखेंगे making, sorry making आपने लिखा ना पहले ही, sorry ब्रैकेट्स के बाद power of LG, when the legislative assembly of JNKUT, when the legislative assembly of JNKUT is not in session, next point इसी में लिखेंगे, next point, but this ordinance has validity of 6 weeks, after reassembly of legislative assembly, if not presented before legislative assembly, यानी कि अगर हमने असेंबली में नहीं लाई है, ऑर्डिनेंस को नहीं प्रेजेंट किया, पेश नहीं किया गया, तो ये 6 वीक्स के बाद ऑटोमेटिकली खत्म हो जाएगा, ये कानून ही, ये ऑर्डिनेंस ही क्या हो जाएगा? खत्म हो जाएगा। ठीक है, अगर आपने पेश किया हाउस के सामने, अगर हमने इसको पास कर दिया तो ये कंटिन्यू ऐसी लॉ चलता जाएगा। अगर पास नहीं किया तब भी ये कैंसिल आउट हो जाएगा। अगर आपने लाया ही नहीं हाउस के सामने, स्टिल आफ्टर 6 वीक्स इट विल गेट कैंसिल आउट। क्लियर हो गया?
नेक्स्ट इज सेक्शन 53।